नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 8 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वह रिपोर्ट किससे संबंधित थी? वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित उन्होंने अपनी सिफारिशें दी है। 18,000 से ज्यादा पन्नों वाली यह सिफारिश प्रस्तुत की गई है राष्ट्रपति के यहाँ। इसमें जो सिफारिशें की गई हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में, कुछ प्रावधानों में संवैधानिक संशोधन करने होंगे। यह समिति जो सिफारिश दी है उस सिफारिश को लागू करना इतनी आसान बात नहीं है। यह हमारे लिए संवैधानिक चुनौती होगी। विचारधाराओं का टकराव होगा। राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने हित होते हैं। उन हितों को कैसे हम सामंजस्य स्थापित करके इस दी गई सिफारिशों को अगर हम लागू करना चाहें तो लागू करेंगे। आज हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव। एक चुनाव से यहाँ पे हमारा तात्पर्य लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के ही चुनाव से नहीं है, बल्कि लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव और साथ ही साथ नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव को भी एक साथ सम्मिलित करके हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए संपूर्ण मुद्दों पर। कौन कौन से वैसे अनुच्छेद होंगे जिनमें हमें संवैधानिक बदलाव की जरूरत होगी, संशोधन की जरूरत होगी, कैसे संशोधन किया जाएगा। आइए इन तमाम मुद्दों पर इस हम अपने इल्विन क्लासेस के इन न्यूज प्रोग्राम में बात करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, संवैधानिक चुनाव करते हैं, जान लेते हैं कि हमारी वीडियो का जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे खबर क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कोविंद समिति के मुख्य बिंदु क्या है, एक देश एक चुनाव का लाभ क्या होगा, और नजर डालते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर बनी उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था। 8 सदस्यीय समिति थी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। 2 सितंबर 2023 को इस कमेटी को गठित किया गया था ताकि एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी सिफारिशें दे सके। 191 दिनों बाद शोध और विशेषज्ञों समेत तथा स्टेक होल्डर से बातचीत और विचार विमर्श के बाद समिति ने रिपोर्ट तैयार की है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति ने साल 2029 तक एक साथ चुनाव कराए जाने की अनुशंसा की है। यह जो समिति बनी है जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है, एक देश एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो समिति बनी है, इन्होंने सिफारिश की है कि वर्ष 2029 तक हम लोग ऐसा करें कि सभी चुनाव एक साथ हो जाएं। एक देश एक चुनाव की पृष्ठभूमि से आइए हम सभी अवगत होते हैं कि परिचय एक देश एक चुनाव एक ऐसी चुनाव व्यवस्था है जहां प्रत्येक 5 वर्ष में सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ संपन्न हो। अभी आप देखे होंगे कि प्रत्येक 5 वर्ष में हम 2 से 3 बार चुनाव करवाते हैं। एक बार राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, और उसके बाद उस राज्य के नगर निकायों और नगर पंचायत और पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। इसमें समय के साथ साथ धन की भी काफी बर्बादी होती है, तो उसको ध्यानगत रखते हुए ऐसी व्यवस्था लाने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? एक देश एक चुनाव का जो उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए, चुनाव की आवृत्ति को कम किया जाए, समय और संसाधनों की बचत की जाए। चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा, इसकी आवृत्ति को, चुनाव होने की जो आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब बार बार जो चुनाव हो रहे हैं कम ही समय में, उसको कम किया जाए और समय और संसाधनों की इससे बचत होगी। पृष्ठभूमि ऐसा नहीं है कि इस समिति ने ही सिफारिश दी है। एक साथ एक राष्ट्र एक चुनाव एक ही साथ लोकसभा, विधानसभा और राज्यों के नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव को करवाने की सिफारिश की है, ऐसा नहीं है। इसके पहले जो प्रथम आम चुनाव हुए थे और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1951-52 में एक साथ कराए गए थे। यह अभ्यास वर्ष लगातार चलता रहा 1967 तक। 1957, 1962, 1967 में 3 आम चुनाव जारी रहे।
दिक्कत यहां पर आने लगी कि अब धीरे धीरे कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव बीच में ही समय सीमा समाप्त होने के कारण संपादित किए जाने लगे। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था होती चली आई। आगे चल के कुछ वर्षों में जो यह सरकारें थी वो 5 वर्षों के अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई। इसी को देखते हुए यही एक प्रक्रिया रही होगी कि जो एक साथ एक देश एक चुनाव में बाधा उत्पन्न कर दी, और आते आते आगे के वर्षों में आते आते लोकसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव और नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव अलग अलग तिथि को अलग अलग समय में कई बारों में होने लगे। कि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं का समय पूर्व विघटन हुआ। 1970 में स्वयं लोकसभा का समय पूर्व विघटन हो गया। जैसा कि आपको बताया गया है, समय पूर्व विधानसभाओं का विघटन होने से चुनाव करवाने जरूरी हो जाते हैं। लोकसभा का भी समय पूर्व विघटन होने के बाद एक नियत समय के बाद चुनाव करवाना आवश्यक होता है, जो कि हमारे संविधान में जैसा वर्णित किया गया है। हम जानते हैं कि हमारा देश हमारे संविधान के अनुसार ही चलता है। 1983 में दोबारा चुनाव आयोग द्वारा इस अवधारणा को पेश किया गया था, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अब जो 8 सदस्यीय कोविंद समिति की रिपोर्ट है, उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है? एक साथ मतदान के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति है। एक साथ मतदान के लिए यह शक्ति किसकी है? संसद के पास यह शक्ति है कि सभी चुनाव को एक साथ करवाए जाए। कोविंद समिति द्वारा अनुशंसित पहला विधेयक संविधान में एक नया अनुच्छेद 82A सम्मिलित करके शुरू होगा। अनुच्छेद 82A उस प्रक्रिया को स्थापित करेगा जिसमें इस प्रकार के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 82A, हमारा अनुच्छेद 82A क्या कहता है कि नियुक्त तारीख कहा जाएगा। अनुच्छेद 82(2) में कहा गया है कि नियत तारीख के बाद होने वाले किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्ष ही हुआ है और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो उसका समय वही माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। आगे प्रस्तावित अनुच्छेद 82A का उपखंड 3 में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोकसभा और विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ कराने की आवश्यकता है। इसके यह कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग का मानना है कि किसी भी विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं। अनुच्छेद 82(5) क्या कहता है कि विधानसभा का पूरा कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन आम चुनाव में गठित लोकसभा का पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जो प्रस्तावित विधेयक अनुच्छेद 327 में संशोधन की भी सिफारिश करता है। अनुच्छेद 327 क्या है कि जो संसद को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद को यह अनुच्छेद यह शक्ति देता है कि संसद को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी शामिल होगा। कोविंद समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अनुच्छेद 327 के तहत संसद की शक्ति का विस्तार किया जाना चाहिए और इसमें एक साथ एक चुनाव कराने को शामिल किया जाना चाहिए। जो कोविंद समिति है, उन्होंने यह कहा है कि अनुच्छेद 327 का विस्तार कर दिया जाना चाहिए और संसद की जो शक्ति है उसमें यह निहित कर देना चाहिए कि संसद की शक्ति में यह शामिल है कि हम एक साथ चुनाव कराने की शक्ति भी इसमें शामिल हो जाए। साथ ही साथ एक स्थानीय निकाय चुनाव एकल मतदाता सूची तैयार करने की भी बात करता है। मतलब एकल मतदाता सूची तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि आप देखते होंगे कि जब पंचायत का चुनाव होता है तो एक अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है, स्नातक MLC का चुनाव होता है तो अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है, लोकसभा का चुनाव होता है तो मतदाता सूची पुनः तैयार की जाती है, राज्यों के अपने अपने विधानसभा चुनाव होते हैं तो उस समय मतदाता सूची अलग से तैयार की जाने लगती है। एकल मतदाता सूची का प्रावधान किया जाए, ऐसी सिफारिश की गई है कोविंद समिति की जो रिपोर्ट आई है। अनुच्छेद 368 आप जानते ही हैं, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ हमारा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 368(2) समिति ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 324A शामिल करने का सुझाव दिया है। यह नया अनुच्छेद क्या करेगा
यह जो नया अनुच्छेद 324A है, यह संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा कि नगर पालिका और पंचायत चुनाव आम चुनाव के साथ ही आयोजित किए जाएंगे। बहुत ही सुंदर अनुच्छेद है यह 324A अनुच्छेद है। यह कहता है कि संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा कि नगर पालिका और पंचायत के चुनाव आम चुनावों के साथ ही आयोजित किए जाएं। आम चुनाव से यहाँ पे तात्पर्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव से है। आगे अनुच्छेद 325 में नए उपखंड जोड़े जाने चाहिए। संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी। एक नया उपखंड जोड़ा जाए अनुच्छेद 325 में कि सभी चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। समिति कोविंद समिति द्वारा प्रस्तावित नया अनुच्छेद 325 को लोगों के सदन, राज्य विधानमंडल या नगर पालिका या पंचायत में चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकल मतदाता सूची बनाएगा। अनुच्छेद 325(2) एकल मतदाता सूची से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 325(2) किससे संबंधित है? तो एकल मतदाता सूची से संबंधित है। आगे यदि यह सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है तो मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा संभाल ली जाएगी। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह से परामर्शदात्री की भूमिका निभाएगा। अब राज्य चुनाव आयोग परामर्शदात्री की भूमिका में रहेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रकार के मतदाता सूची को तैयार करेगा। लेते हैं एक देश एक चुनाव का लाभ क्या होगा। एक देश एक चुनाव का लाभ ये होगा कि बार बार जो चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं और प्रशासन के ध्यान का भटकाव होता है। समझ लीजिए कि केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, अगर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो केंद्र की सरकार होगी वह अपने कार्यों को करने में, अपनी योजनाओं को लागू करने में कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमी आएगी, तटस्थता की कमी आएगी। वह चाहेगी कि राज्य में भी हमारी सरकार हो, केंद्र में हमारी सरकार है। दूसरी अगर पार्टी की अगर राज्य में सरकार होती है और केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार होती है, तभी भी मत वैमनस्यता का विचार जरूर ही उत्पन्न होगा, जो कार्य को आगे ले जाने की दिशा में सकारात्मक रूप से उपयोगी साबित नहीं हो सकता है। अलग अलग दौर में आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास में बाधा होगी। कल 3 बजे चुनाव आयोग का भाषण होना था और भाषण हो भी गया और क्या आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई, तो उसके पहले उसी दिन लगभग हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर दिया गया, जो आनंद फानंद में उठाया गया कदम कहा जा सकता है। वो बात हो गई। लागत बचत और चुनावी अवसंरचना में कमी आएगी, नागरिकों को सुविधा होगी, हार्स ट्रेडिंग और दल बदल पर अंकुश लगेगा। हार्स ट्रेडिंग मतलब समझ रहे हैं? हार्स ट्रेडिंग मतलब विधायक और सांसदों को खरीद फरोख्त के अपनी सरकार बनाने को हार्स ट्रेडिंग कहा जाता है। दल बदल पर अंकुश लगेगा कि जैसे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पास कुछ जातिगत वोट हैं, वो कभी इस पार्टी के बारे में, किसी उस पार्टी के बारे में, कभी जिसको गाली देते हैं उसी के साथ जाकर मंत्री बन जाते हैं, कभी उसके द्वारा लात से मारकर खदेड़ दिए जाते हैं। तमाम तरह की आप हरकतों को आप देखते होंगे। अभी आप भी देखे ही होंगे बिहार में मुख्यमंत्री की किरकिरी कैसे हुई। अभी उन्होंने जिस पार्टी, भाषण भी वायरल हो रहा था हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का और नीतीश कुमार, दोनों का भाषण आप वायरल होता देखे होंगे, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो उस प्रकार के जो दल बदलू नेता हैं उन पर भी अंकुश लगेगा। एक देश एक चुनाव की चिंताएं क्या क्या हैं? कुछ संवैधानिक चिंताएं हैं जो समिति के द्वारा सुझाया गया है कि किन किन अनुच्छेदों में कुछ उप अनुच्छेद को जोड़ा जाएगा, कुछ उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको, उसके कार्य को कुछ बढ़ाने की भी संस्तुति की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कर्मियों और अन्य संसाधन। संघवाद की धारणा के विपरीत राज्यों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला होगा, केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चर्चा होगी।
जो हमारे देश में जो पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसका उद्देश्य ही था कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आशय हमारा ये है कि सभी कार्य एक ही बिंदु से निकल कर न आए, कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाए और वह भारत के विकास को अमली जामा पहुंचाए। इसी को ध्यानगत रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। लेकिन यह जो वन नेशन वन इलेक्शन का अगर कॉन्सेप्ट लागू होता है भारत में, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक विचारधारा हो जाएगी, राष्ट्रीय की चिंताएं होंगी, क्षेत्रीय चिंताएं दोयम दर्जे की चिंताएं हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं से विचारों के आदान प्रदान को बहुत ही ठेस पहुंचेगा। ये रही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अगर सिफारिश के अनुसार वर्ष 2029 तक इसको लागू किया जाता है तो क्या क्या हमें संवैधानिक चुनौतियां मिलेगी, विचारधाराओं की क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्या क्या संशोधन करने पड़ेंगे, किसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, किसकी कार्य क्षमता को एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में काम करना पड़ेगा, मतदाता सूची में क्या फेरबदल होगा, तमाम मुद्दों पर हमने अपनी बात जारी रखी। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।